हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम मध्यकालीन चित्रकला पोथी चित्रकला को 700 से 1600 ईस्वी तक के जो कालक्रम को है, जो अध्याय 5वां है, जो राशि रस्तोगी मैम की बुक है, उसको हम लोग जो है कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मध्यकाल को दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया गया, हमारा प्रश्न ये है। और उत्तर दिया गया है 2 भागों में, और दोनों के नाम भी दिए गए हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल, जो 700 से 1000 ईस्वी का जो क्रम है, और दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे 1000 से 1550 के बीच का ईस्वी का जो क्रम रहा है। इस तरीके से जो है मध्यकाल को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया गया है। अगला जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, पूर्व मध्यकाल में संबंधित 2 गुफाएं कौन सी हैं? तो पूर्व मध्यकाल में जो संबंधित जो 2 गुफाएं हैं, उसमें सिंतनवासल और एलोरा गुफाएं आती हैं। उत्तर मध्यकाल में संबंधित पोथियां कौन कौन सी हैं? तो पाल है, जैन है और अपभ्रंश है। ये उत्तर मध्यकाल की जो पोथियां हैं। लघु चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो मध्यकाल में पाल शासकों के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है कि शुरू किया गया था। अगला जो है कि लाइन देखने का प्रयास करते हैं, पूर्व मध्यकाल की कितनी शैलियाँ प्रचलित थी? तो ये जो पूर्व मध्यकाल की जो 3 शैलियाँ प्रचलित हैं, क्या क्या है, जिसे शिखर, द्रविड़ और चालुक्य के नाम से जो है जाना जाता है। चित्रसूत्र कब चित्रित हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल के जो समय हैं, पूर्व मध्यकाल का जो आखिरी समय रहा है, उसके जो है कि समय में जो है ये चित्रित करना जो है कि शुरू जो है कि चित्रित किया गया है। अगला देखते हैं पाल शैली, और पाल शैली बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 4 या 5 प्रश्न जो है कि आपके जो है कि टीजीटी पीजीटी में बनते हैं। लघु चित्रकला का शुरुआत जो है पालों ने किया था। तो पाल शैली 1730 से 1197 का जो कालक्रम रहा है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पाल शैली किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला, पाल वंश के प्रथम संस्थापक कौन है? तो गोपाल पाल हैं। ये सभी महत्वपूर्ण है, और यहाँ सभी से जो है टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बने हुए हैं। पाल शैली किसके काल में स्वर्ण चरम पर पहुंची थी? मतलब पाल शैलियों का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, इस तरीके का प्रश्न है। तो राजा धर्मपाल ने 1770 से 1815 तक, तथा राजा देवपाल ने 1815 से 1885 में, इन दोनों राजाओं के शासन काल में जो है स्वर्ण काल पर थी अपने। तो पहला ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा राजा धर्मपाल, और दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा राजा देवपाल। इन्हीं दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा, या फिर इसका जो है कि काल चक्र दिया होगा 815 से 855 वाला, या फिर 700 जो है 770 से 815 वाला। तो इसको आप लोग जो है देखिएगा। और धर्मपाल को किस शैली का संस्थापक माना गया है? तो पाल शैली का संस्थापक जो है धर्मपाल को माना गया है। अगला लाइन देखने का प्रयास करते हैं। अगला लाइन क्या है, पाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो पाल शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो धीमान जी माने जाते हैं, और बितपाल। धीमान और बितपाल को पाल शैली का जो है कि चित्रकार जो है कि प्रमुख चित्रकार माना जाता है। अगला क्या है, पाल शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो नेपाल। पूरी हिस्सा जितना भी है, नेपाल है, बंगाल है और बिहार वाला जो भाग है, ये प्रमुख जो है कि केंद्र माना जाता है पाल शैली का। अगली लाइन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पाल शैली में चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? तो पाल शैली में जो चित्रित ग्रंथ है, देखिए यहाँ क्रम दिया हुआ है, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। पंचशिखा, करणदेव गुहा, साधनमाला, गंधविहू, महायान, बोध पोथियां, प्रज्ञा पारमिता। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ प्रज्ञा पारमिता से आपके कई बार प्रश्न बने हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा। पाल शैली का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो जो राजा रामपाल था, वो 1884 से 1830 के मध्य में रहा, और यही जो शासक था वो सबसे शक्तिशाली शासन जो है कि माना जाता है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं क्या है। अगला वन लाइनर जो है कि प्रश्न वन लाइनर ही है, और इसको बाद में जो है कि 4 लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि पाल शैली को किस नाम से जो है जाना जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको पढ़िएगा, एक क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा। पाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो नाग शैली के नाम से जाना जाता है। नाग शैली के द्वारा इनका उद्भव हुआ था, इस तरीके की बात कही जाती है। पाल शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता है? तो वो 1.25 चश्म चेहरे जो है कि बहुत बनाए गए हैं पाल शैली में। अगला प्रश्न क्या है, कागज का आविष्कार किस काल में और
कहाँ हुआ है? तो कागज़ का आविष्कार किस काल में कहाँ हुआ है? तो मध्यकाल में 14वीं शताब्दी में भारत में। पाल शैली की मुख्यतः जो विषय वस्तु रही है वो क्या रही है? तो बोध देखने को मिलता है। बोध, पाल शैली की जो मुख्यतः विषय वस्तु रही है वो बोध रही है। अगला देखते हैं, पाल पांडुलिपि किस पर चित्रित किया गया है? तो तालपत्र पर चित्रित किया गया है। तालपत्र पर पांडुलिपि जो है कि चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? पाल शैली की रेखाओं पर किस कला का प्रभाव पड़ा है? तो अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है। पाल शैली की सीमा रेखा किस रंग की बनाई गई है? तो काले रंग से जो है बनाई गई है। पाल शैली में किन रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में पाल शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं? तो कलकत्ता में जो है कि देखने को मिलते हैं। पाल शैली के चित्रों की माप क्या है? तो 22 सही 1/4 इंच चौड़ा तथा 2 सही 1/4 इंच जो है कि 22 सही 1/4 इंच लंबा और 2 सही 1/4 इंच जो है चौड़ा माना गया है। पाल पोथियों या पाल शैलियों में चित्रण विदेश के किस संग्रहालय में है? तो वेस्टर्न संग्रहालय लंदन में पाल शैली के बहुत सारे चित्र जो है कि वहाँ रखे गए हैं। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते हैं? तो पाल शैली में कागज पर चित्र नहीं बनाए गए, पोथियों पर चित्र बनाए गए, पटचित्र पर जो है कि चित्र बनाए गए, तो इस तरीके के जो है चित्र देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया है? तो हेलेन रूबिन्सन ने। पाल साम्राज्य का उदय हुआ है तो माल्य जिले के गोद नामक स्थान पर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल के द्वारा जो है करवाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, पाल शैली में रचित पांडुलिपि की रचना कहाँ हुई थी? तो नालंदा में, महाबिहार में तथा विक्रमशिला में। प्रसिद्ध मठ विक्रमशिला की नींव किसने रखी है? तो धर्मपाल ने रखी है। बोध गया में महाबोधिसत्व मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो देवपाल ने 815 से 855 के समय के बीच का जो समय है। कल्पतरु के समान कौन से शासक माने जाते हैं? तो धर्मपाल माने जाते हैं। धर्म संरक्षण किस शासक को माना जाता है? धर्मपाल को। समय है 770 से 815। देवपाल तथा धर्मपाल के आश्रय में कौन सा कलाकार कार्य करता है? तो धीमान और उसका पुत्र वितपाल दोनों जो है कलाकार काम करते हैं। धीमान और वितपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कास्ट मेटल और मूर्ति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वितपाल कहाँ का निवासी था? तो बंगाल में जो है कि निवास स्थान था वितपाल का। महिपाल का शासन काल क्या था? तो हम लोग देखते हैं जो 922 ईस्वी से 1040 ईस्वी के जो शासन काल का जो क्रम रहा है वो महिपाल जो है कि शासक, जो पाल शैली का एक शासक था, इसका जो एक शासन काल रहा है। अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं, इन प्रश्नों को आप लोग जो है लाइटली मत लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न अब बने हुए हैं, वन लाइनर थिंग्स को पढ़ने का, रिवाइज करने का। अगर इस वीडियो को 1 बार 2 बार या 3 बार देख लेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला जो है देखते हैं, महिपाल के पौत्र का क्या नाम था? तो राजा रामपाल नाम था। और समय क्या था? 1084 से 1123। पाल पोथियों के चित्र किस पर प्राप्त हुए हैं? तो पोथी चित्रों पर प्राप्त हुए हैं। ये 2-3 बार रिपीट हो गया है प्रश्न। महायान बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियां किस पर लिखी गई हैं? तो तालपत्र पर लिखी गई हैं। तालपत्र पर किस लिपि में पोथियां लिखी गई हैं? तो देवनागरी लिपि में पोथियां लिखी गई हैं। ये पोथियां कहाँ लिखी गई हैं? तो बंगाल में लिखी गई हैं। पोथियों के पृष्ठ के बीच में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो लाल सिंदूरी, हिंगुल व महावर, नीला लाजवर्दी तथा लेपिस, नीला लाजवर्दी तथा नीला और सफ़ेद खड़िया, इस तरीके का जो है कि इस्तेमाल देखने को मिलता है। और भी कलर यहाँ दिए हैं, इसको भी देख लीजिए, उसी में है। का सागर काला काजल के समान, पीला खनिज रंग जिसे प्योरी मिट्टी भी कहते हैं, तथा मूल रंगों के मिश्रण का प्रयोग जो है कि इसमें देखने को मिलता है। बोध ग्रंथ, अगला क्या है? बोध ग्रंथ विनय पिटक। बोध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। बुद्ध के द्वारा, बुद्ध की जो प्राचीन भाषा थी, बुद्ध इसको इस्तेमाल करते थे, अपने शिष्यों को जो है उपदेश देते थे तो पाली भाषा में ही देते थे। तो इनको जो है पाल, जो जितने भी शासक रहे हैं वो सभी अनुयायी रहे हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के महायान देवी देवताओं के चित्र किस आकार के थे?
तो 1 या 2 इंच वर्गाकार, मतलब वर्ग के आकार के थे, और 1 या 2 इंच के आकार के, मतलब इस तरीके से बनाए गए हैं। गंध बिहू में कुल कितने चित्र हैं? तो 126 चित्र है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी पूछा नहीं गया है, ये आगे पूछ सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। गंध बिहू में जो है चित्रों की संख्या टोटल कितनी है? तो वो 126 है। पाल पांडुलिपि का मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो प्रज्ञा पारमिता रहा है। पाल, यहाँ से प्रज्ञा पारमिता से 8-10 बार जो है आपके प्रश्न बन चुके हैं कि पाल शैली की विशेषता, या इसके जो है कि मुख्यतः जो किस धर्म में को जो है या किस बुक को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है, तो प्रज्ञा पारमिता रही है। अगला देखते हैं। चीनी यात्री फयान ने बंगाल के किस स्थान पर प्रारंभिक ताड़पत्र चित्रों का आविष्कार प्रस्तुत किया है? तो तमरालिपट नामक स्थान पर। चीनी यात्री महायान भारत कब आया था? तो 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में वो भारत आया था। चीनी यात्री जो है वो महायान नहीं, फहयान के नाम से जो है जाना जाता है। फहयान भारत कब आया था? तो 5वीं शताब्दी के आरंभ में। कहीं मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बोलने में, तो आप लोग थोड़ा इसको भी देखिएगा। हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके की गलतियां ना हों। अगला देखते हैं। 16वीं शताब्दी के आकार का राजपूत जनरल कौन था जो बंगाल का गवर्नर बना? तो राजा मानसिंह था। 16वीं शताब्दी में अकबर का राजपूत जनरल कौन था जो गवर्नर बना? राजा मानसिंह। अगला देखते हैं। जैन शैली से संबंधित प्रश्न आ गए। जैन अप्रभंश शैली की विशेषताओं को जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। तो जैन शैली क्या है? 1100 से 1500 के बीच का जो क्रम रहा है, यानी जो दूसरा वाला कालचक्र रहा है, वो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले 700 से 1100 को पढ़ा था, अभी 1100 से 1500 को पढ़ रहा है। अप्रभंश शैली को किन किन नामों से जाना जाता है? देखिए यहाँ नाम, गुजराती शैली भी कहा जाता है, या जैन शैली भी कहा जाता है, पुस्तक शैली भी कहा जाता है, सुलिपि शैली भी, तथा पश्चिमी भारतीय शैली भी कहा जाता है। एक शैली है, उसको इतने नामों से जो है जाना जाता है, और इसमें से जो है ज़्यादातर अप्रभंश या पश्चिमी शैली और कुछ जो है गुजराती शैली का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। किन शैली की रेखा कोणात्मक लिए है? तो जैन शैली की जो रेखा है कोणात्मक लिए है। किन शैलियों की रेखाएं ज्यामितीय आकार की रही हैं? तो जैन शैली की जो रेखाएं वो ज्यामितीय आकार की रही हैं। अप्रभंश शैली को जैन शैली नाम किसने दिया? तो राय कृष्णदास। ये प्रश्न बना हुआ है आपका 2-3 बार से ज़्यादा ही बना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। राय कृष्णदास ने अप्रभंश शैली को कौन सी शैली कहा है? तो जैन शैली कहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्रभंश शैली में जैन शैली से संबंधित ज़्यादा फैक्ट मिलते हैं, इसलिए उसको जो है कि जैन शैली कहा गया है। आगे देखने का प्रयास करते हैं। अपभ्रंश शैली को किन किन रूपों में जानते हैं? तो अपभ्रंश जो शैली रही है उसे बिगड़ी हुई कला के रूप में जो है कि जाना जाता है। जैन शैली को किन नामों से जाना जाता है? तो बिहार शैली के नाम से जो है जाना जाता है। जैन कला का एक नाम क्या है? तो गुज्जर कला। ये नाम पर्सी ब्राउन ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अगला देखते हैं। पाव सुनवक्ता की आकृति को किस नाम से जो है बनाया गया है? तो नीले रंग से जो है कि बनाया गया है। पार सुनावक्ता की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? तो नीले रंग से बनाया गया है। इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो काला रंग का प्रयोग जो है नेमिनाथ में किया गया है। तथा महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा? ये चारों, इस तरीके के चारों जो प्रश्न आएंगे अभी सब, महावीर, नेमिनाथ, इस तरीके से प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग से पूछता है और उनके सिंबल से पूछता है कि नेमिनाथ को किससे जाना जाता है। सर्प होगा आपका, ऋषभ होगा, तो वो ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल वहाँ से प्रश्न बने हुए हैं आपके। तो यहाँ महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? तो यहाँ पीला है। और नेमिनाथ में काला भरा गया था, देखिएगा। और आएंगे। ऋषभनाथ की आकृति में किस रंग का जो है कि प्रयोग बनाया गया है? तो वो स्वर्ण रंग का बनाया गया है। अभी नीचे पढ़ेंगे जब एक जगह कंपैक्ट होके, उसमें जो है कि इनके चिन्हों को दिखाया है और इनके कलर को एक जगह पढ़ लेंगे। अपभ्रंश शैली में कितने चषक चेहरे बने हैं? तो 1.25 चषक चेहरे का प्रयोग जो है कि देखने को मिलता है। परवल की तरह आंखें किस शैली की विशेषता रही हैं? तो अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता रही हैं। रुई के ढेर की तरह बादल किस शैली की विशेषता रही है? तो अपभ्रंश या जैन शैली की विशेषता रही है। गुड्डे की आकृति की तरह पशु पक्षी व पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए हैं? तो अपभ्रंश या जैन शैली में जो है चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ
सीना किस शैली की विशेषता रहा है? तो अपभ्रंश शैली या जैन शैली की विशेषता रही है। जैन शैली के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो अलंकारिता मानी जाती है। जैन शैली में चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है? तो कल्पसूत्र सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं। जैन शैली में चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निशिथ चूड़ी ग्रंथ रचनात् काल 1100 ईस्वी है? यह तालपत्र पर चित्रित किया गया ग्रंथ है। यहाँ जो जैन काल में जो ग्रंथी जो चित्र हैं उसमें जो है आपका श्वेतांबर जो जैन संप्रदाय रहा है उसे निशिथ चूड़ी ग्रंथ 1100 ईस्वी में तालपत्र पर चित्रित किया गया था। निशिथ चूड़ी जो ग्रंथ है या प्रज्ञा पारमिता है, इन सब प्रश्नों को जो है कि पूछा जाता है, ये आप लोग देखिएगा। अगला जो है देखते हैं, जैन ग्रंथ कौन सा है? तो जैन ग्रंथ कौन सा है? बसंत विलास, कालिकाचार कथा तथा पंच जैन तीर्थ आदि जो है ये जैन ग्रंथ हैं। कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश से प्राप्त जो कल्पसूत्र की जो प्रतियां प्राप्त हुई हैं उत्तर प्रदेश के, वो किस स्थान से जो है कि प्राप्त हुई हैं, इस तरीके का बात है। तो 1465 में जौनपुर के सारा भाई मणिकलाल को मिली थी और यह ग्रंथ कागज पर चित्रित किया गया था। ये जौनपुर को या पूर्व का सिराज भी जो है कि इस तरीके की प्रायोरिटी इसको दी जाती है। अगला देखते हैं, बसंत विलास की एक प्रति और कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अहमदाबाद के सूती कपड़े पर चित्रित की गई है, लाइक हमजानामा के तरह ही। तो ये इम्पोर्टेंट रहा है। जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो जौनपुर रहा है। जैन कला का प्रमुख केंद्र जौनपुर रहा है तथा अपभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता रही है? तो सुनहरे रंग की जो है इसमें प्रधानता जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, इन महत्वपूर्ण फैक्टों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ जो है क्लास को